नमस्कार, गुड इवनिंग। विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। टेंसेज हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने टेंसेज के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। यूसेज हुए हैं प्रेजेंट सिंपल के। प्रेजेंट सिंपल के यूसेज के बाद हम आज प्रयोगों की बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के प्रयोगों की बात करें उससे पहले पहली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह के स्टेटमेंट हम इन टेंसेज में यूज करते हैं, किस तरह की गतिविधियां हमारे सामने आती हैं, कौन कौन से वाक्य होते हैं, किस किस रूप में उनको लिखा जाता है। तो अगर बात करें प्रयोगों के, तो यूसेज की अगर हम बात करते हैं और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो पहला जो यूज है वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहला प्रयोग है वो प्रयोग ये कहता है कि कार्य आपके सामने जारी है। जब आप देख रहे हैं उसी दौरान कार्य घटित हो रहा है आपके सामने, तो उसको हम कहते हैं कि ये घटना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जब आपने देखा या जब आपने कहा कोई खेल रहा है या कुछ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में someone is playing, I don't know who is she or he, someone is playing बारिश हो रही है, it is raining outside, not today at least, 2 दिन तो बारिश के निकले हैं, it is raining outside। तो क्लासेस का पहला सिद्धांत है आते ही पढ़ाना शुरू कर दो। जिसकी इच्छा हो वो पढ़े और समय और जिसके पास समय हो वो समय निकाल के आया है तो उसके समय का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए बाकी जो ज्ञान है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो एक्सपेक्टेड है कि आप करेंगे। तो उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करते। तो कोई घटना ऐसी है जो आपके सामने घटित हो रही है, टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसके तहत आती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत आती है, जो कार्य आपके सामने घटित हो रहा हो। लेकिन बहुत बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि कार्य आपके सामने घटित नहीं हो रहा हो, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में वो कार्य हो रहा होता है, आजकल के दिनों में वो कार्य हो रहा होता है। तो आप पूछते हैं कि भैया आजकल क्या कर रहे हो? तो ऐसे स्टेटमेंट्स में कुछ एडवर्ब्स आ सकती हैं, जैसे these days, nowadays, currently, presently, ठीक है। इस तरह की कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकता है पूछने वाला। तो वो पूछता है what are you doing these days, what are you doing these days। तब आप बोलते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दीज डेज। आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यूपीएससी दीज डेज, नावाडेज, जो भी आप यूज करना चाहें वर्ड आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो घटनाक्रम
वर्तमान परिदृश्य में भले ही बोलते समय घटित नहीं हो रहा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में किसी का एक कार्य है जो इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट का मतलब जारी है, जब क्लासें हो रही होती तो पढ़ रहा होता है, नहीं तो घर आ जाता है, लेकिन पढ़ाई तो जारी है ना। तो इस तरीके के परिदृश्य के लिए हम जहाँ पे स्टेटमेंट्स में कुछ एडवर्ब्स आ जाएं, दीज डेज, नावा डेज, करंटली, प्रेजेंटली, आप आजकल क्या कर रहे हैं, इन दिनों में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ये दूसरा प्रयोग है। तीसरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो किसी के भी पर्सनल अरेंजमेंट्स होते हैं, वो भी आप इसी के तहत लेते हैं। किसी की पर्सनल प्लानिंग है, कहीं घूमने जा रहा है, तो आप कहते हैं कि दे आर लीविंग फॉर गोवा टुमारो, वो कल गोवा जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका, कि कोई कल गोवा जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो किसी का पर्सनल अरेंजमेंट है उसको भी आप कह सकते हैं। आज हमारे मेहमान आने वाले हैं, वी आर हैविंग गेस्ट्स टुनाइट, वी आर हैविंग गेस्ट्स टुनाइट, आज हमारे यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इस बात का जवाब देते हैं कि आज हमारे यहाँ कुछ घटित होने वाला है। कोई ये भी पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, इस तरह के स्टेटमेंट भी आ सकते हैं कि कल आप क्या कर रहे हैं। यानी कि भविष्य के जो पर्सनल अरेंजमेंट हैं, जो अभी घटित नहीं हुए लेकिन भविष्य में हो सकते हैं, इस तरह के आप घटनाओं के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक कॉमन स्ट्रक्चर और आता है, उसको हम कहते हैं बी प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर। कोई कुछ करने जा रहा है, जैसे आप कहें कि जो खिलाड़ी है वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने जा रहे हैं, तो एक तो पर्सनल अरेंजमेंट है, नो डाउट इन दैट। फिर कुछ करने जा रहा है कोई, तो अनुवाद करते समय अगर आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, कोई कुछ करने जा रहा है, तो उसके लिए आप बी गोइंग प्लस इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे माई या माई ब्रदर या माई फादर या समबडी एल्स या दे, किसी को भी ले सकते हैं आप, दे आर गोइंग टू अनाउंस देयर रिटायरमेंट। तो कोई कुछ करने जा रहा है, पर्सनल प्लानिंग के तहत ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं श्रीमान, हम लेते हैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इसमें भी दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक, अगर किसी का नॉर्मल अरेंजमेंट है तो आप बोलेंगे कि कल आप क्या कर रहे हैं, मैं कहीं जा रहा हूं, अगले हफ्ते, अगले महीने, घटना भविष्य में घटित होगी, अभी घटित नहीं हुई है, लेकिन चूंकि आप करने वाले हैं, ऐसा कार्य किया भी नहीं है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत दर्शाते हैं। दूसरा आपका जो इसमें इशू है वो आपका आता है कि आप जब कुछ करने जा रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ जाएं, तो उसमें आप बी प्लस गोइंग टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ये आपके दो तरह के स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, जो आप जनरली प्रयोग करते हैं सामान्यतया। उसके बाद अगला आपका आता है इसमें पर्सनल अरेंजमेंट के बाद कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो आदतन होते हैं, और किसी की आदत आपको इतनी इरिटेटिंग लगती है कि आप उससे परेशान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कहें किसी की इरिटेटिंग और परसिस्टेंट हैबिट
किसी की ऐसी आदत है जो लगातार जारी रहती है, परसिस्टेंट हैबिट है, कोई उसमें सुधार नहीं है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की इरिटेटिंग या परसिस्टेंट हैबिट है तो आप ऑब्वियसली यार दिन भर रोता ही रहता है, ही इज ऑलवेज क्राइंग, ठीक है, कहते हैं यार ये तो हमेशा जनता को तंग ही करते रहते हैं, समाज में कंटिन्यूअसली परेशानियां पैदा करते हैं, तब आप कह सकते हैं दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस अ लॉट, क्रिएटिंग न्यूसेंस अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रहे हैं सोसाइटी में। एक चीज़ याद रखिएगा श्रीमान, यहाँ पे अ लॉट जो है यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं है, अ लॉट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। बहुत से लोग कह देते हैं कि लॉट के साथ तो हमेशा ऑफ आता है, ऐसा भी नहीं है, मैं इसको बीच में पॉइंट आउट करना चाहूँगा। दे हैव डन अ लॉट फॉर अदर्स, तो यहाँ पे अ लॉट को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया इसने। तो कई बार अ लॉट एक ऐसा है जो एडवर्ब भी हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी प्रोनाउन के तौर पे भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में उसके साथ जो प्रीपोजिशंस आएंगी वो ज़रूरी नहीं ऑफ ही हो, दूसरी भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है लोगों के दिमाग में। इस पर एक छोटा सा वीडियो भी मेरा पड़ा हुआ है, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में क्या फ़र्क है, ऐसा एक छोटा कोई 5-10 मिनट का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। उसके बाद आपकी इरिटेटिंग और परसिस्टेंट हैबिट्स के बाद फिर आते हैं आपके जो हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसका अनुवाद करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। वर्ब ऑफ परसेप्शंस क्या क्या होती हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शंस वो होती हैं, एक तो वो होती हैं जो आपको परसेप्शंस दर्शाती हैं, अपीयरेंस दर्शाती हैं, जैसे अपीयर हो गया, सीम हो गया, ठीक है, रिमेन हो गया, ठीक, इस तरह की चीज़ें। दूसरे आपके जो सेंसेस के जो एहसास होते हैं वो भी इसी में आते हैं, जैसे हेयर है, स्मेल है, ठीक है, आपका लुक है, जो आपके है ना, फील है, जो इस तरह की जो आपके सेंसरी जो इंद्रियों से जो आप महसूस करते हैं वो वाली क्रियाएं। उसके बाद वर्ब ऑफ थिंकिंग से हैं, वर्ब ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो आप कहते हैं थिंक, नो, अंडरस्टैंड। जब ये किसी के एहसास को बयान करें तब आप इनमें प्रेजेंट, हाँ हिंदी में ऐसा बोलेंगे, मुझे लग रहा है बारिश होगी, प्रतीत हो रहा है बारिश होगी, लेकिन हिंदी में अनुवाद करते समय इन क्रियाओं का प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। लेकिन वही क्रिया अगर डायनेमिक वर्ब के तौर पे आई, लाइक ऐसी क्रिया जो किसी बाहरी चीज के लिए घटित हो रही हो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं लुक का। ऐसा दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इट लुक्स या इज लुकिंग, अगर दोनों रखे हों, that something bad is going to happen, something bad is going to happen, किसी को ऐसा लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप देखते हैं कि आप किसी दूसरी चीज की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन आपको लगता है, ये प्रतीत होने की क्रिया है, प्रतीत होना, दिखना, लगना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इज लुकिंग के बजाय लुक्स का प्रयोग करेंगे आप। एक चीज तो ये है। लेकिन इसी वर्ब का प्रयोग अगर आपको किसी दूसरी चीज को देखने के लिए करना हो तब आप क्या करेंगे, जैसे शी इज लुकिंग एट द पिक्चर, तब इसका प्रयोग कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में हो सकता है। कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में
हो सकता है। शी इज लुकिंग एट समथिंग। अब यहाँ पे परसेप्शन की तरफ नहीं है, इस क्रिया का जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई बाहरी वस्तु है, तब आप बोलते हैं शी इज लुकिंग एट समथिंग। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत डिटेल में डिस्कस करनी होती हैं, तो उसके लिए रेगुलरली आपको पढ़ना होता है। शी इज़ लुकिंग एट समथिंग, वो किसी चीज़ की तरफ देख रही है, तो उसके देखने का ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ है, ये कोई एहसास नहीं है। फिर आपका है जैसे थिंक, उनको वो सोचते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो आप कहते हैं वो सोच रहे हैं, दे थिंक और आर थिंकिंग दैट थिंग्स विल बी ओके, थिंग्स विल बी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, इनको लग रहा है। फिर मैं एक दूसरा स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, ही इज थिंकिंग अबाउट यू दीज डेज, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज करियर। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। हमने दोनों लिखे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? पहले में कह रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं ऐसा कि चीजें, या वो सोच रहे हैं कि चीज़ें ओके होंगी, तो वहाँ पे वो उनका एहसास है, ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, वो किसी बाहरी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, एक अपना एहसास बयां कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा घटना घटित नहीं हुई है। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि सोचना किसी बाहरी चीज़ के बारे में, अगर आपके जो ये वर्ब हैं इनके बारे में जब आप कुछ कह रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बाहरी वस्तु है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रोग्रेसिव का। और अगर आपके एहसास को बयां कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को बयां कर रहे हैं, तब आप प्रयोग करेंगे प्रेजेंट सिंपल का। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, कि जब भी आप किसी चीज़ को देखेंगे तो इस दृष्टि से देखेंगे कि अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन है, किसी के एहसास को बयान कर रहा है, तो आप इसमें यूज़ करेंगे किसका? प्रेजेंट सिंपल का, अन्यथा आप प्रयोग करेंगे कंटिन्यूअस का। ये आपका एक पार्ट है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा तरह के स्टेटमेंट आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। पहला है इसका, अभी अभी कोई कार्य समाप्त हुआ है। इसमें क्या होता है, कुछ एडवर्ब्स आ सकती हैं, जैसे जस्ट है, जस्ट नाउ है, ऐसी कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग हो सकता है। जैसे he has just gone out, वो अभी भी बाहर गया है। he has just gone out, मैंने उसे अभी भी देखा। I have seen him just now, तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे आपको ये बताना हो या दर्शाना हो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तुरंत ठीक आपके इसके पहले, जब ये घटना घटी है, इसके ठीक पहले आप जब बता रहे हैं, उससे ठीक पहले कार्य पूर्ण हो चुका है, ऐसी स्थिति में आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है आपका, वो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जो दूसरा आता है, दूसरा प्रयोग जो हम जनरली करते हैं, वो ये करते हैं कि घटना घटित हुई पहले, लेकिन उसका कोई ना कोई असर वर्तमान पे है, तब आप कहते हैं, पहला है इसका, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कि किसी ने अपनी अंगुलियां कटवा ली हैं, ही हैज़ कट हिज फिंगर्स, उसने अपनी अंगुलियां काट ली हैं। इट मीन्स he is bleeding now, he is bleeding now। घटना घट गई लेकिन असर अभी भी है, तो ऐसी घटना जो घट तो गई लेकिन उसका असर बना हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। he has had his lunch, he has had his lunch, उसने अपना लंच कर लिया है। इट मीन्स ही इज नॉट हंग्री एनी मोर,
ही इज नॉट हंग्री एनीमोर। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी ने अपना भोजन कर लिया है तो इसका मतलब उसे भूख नहीं है। तो इस तरीके से हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा, एक ऐसा घटनाक्रम, तीसरा प्रयोग है इसका, ऐसा घटनाक्रम जो पास्ट में कभी शुरू हुआ था, वर्तमान के पॉइंट तक जारी रहा है, यहां तक ये कार्य हुआ है। 0 पॉइंट हमेशा प्रेजेंट होता है। इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें उसने 10 सालों तक समाज सेवा की है, आज दिन तक। इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होगा जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। याद रखिएगा ये चीज, सिंस फॉर प्लस टाइम के रूल वही होते हैं जो हम लोग प्रीपोजिशंस में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए सिंस, अंतराल के लिए फॉर, इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप कहें किसी से कि इसने 10 साल तक यहां काम किया है, तब आप बोलेंगे ही हैज वर्कड हियर फॉर 10 years। तब आप क्या बोलेंगे? ही हैज वर्कड हियर फॉर 10 years। उसने 10 साल तक यहां काम किया है। 10 सालों तक किसी ने अगर किसी जगह पे काम किया हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का, सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ, सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ। ही हैज वर्कड हियर फॉर 10 years। या आप ये कहें कि इस व्यक्ति ने 10 साल तक समाज सेवा की है। मैं हिंदी में फिर बोल रहा हूं, इस व्यक्ति ने 10 साल तक समाज सेवा की है। तो आप लिखेंगे दिस मैन हैज सर्व्ड पीपल for 10 years। He had served people for 10 years। 20 साल, 15 साल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 साल, 2 साल, डजेंट मैटर, लेकिन स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। ये आपके परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट के यूसेज हैं। उसके बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अनुवाद करते समय हमें किसी समय से का ध्यान रखना है। और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय अगर बताना हो तो सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में कई बार कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो एरर में या अनुवाद में, उसके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे एक स्टेटमेंट किसी ने लिखा है, The teacher is teaching, एक ऑप्शन ये देगा आपको, या has been teaching since 2013, 12, 11, जो डेट आप रखना चाहें। एक स्पेसिफिक डे भी रख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, एनी डे वांट टू कीप। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो और एक्शन का जारी रहने का कुछ एहसास कराना हो, तो आप इज टीचिंग वाले पार्ट को हटाकर हैज़ बीन या हैव बीन टीचिंग वाले पार्ट को करेक्ट करेंगे, उसकी जगह उसको रखेंगे। हैज बीन या हैव बीन टीचिंग जो है उसको वहां पर रखेंगे। ये आपको एक पार्ट इसमें दिमाग में रखना, और यही इसका एकमात्र प्रयोग होता है। हाँ, बिना सिंस फॉर प्लस टाइम के भी इसका प्रयोग हो सकता है, कर सकते हैं। अगर आप ये दर्शाना चाह रहे हैं
कि काफ़ी समय से कोई कार्य हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन स्टडिंग, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं वो पढ़ता हुआ आ रहा है किसी समय से, पास से, और अभी तक पढ़ रहा है। ये आपके सारे प्रेजेंट के यूसेज हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो हमने डिस्कस की। अब आपके यूसेज आते हैं पास्ट के। एक तो जो कार्य पास्ट में घटित हुआ, टाइम नहीं दिया, कब हुआ हमें पता नहीं, लेकिन हुआ पहले। तो इसमें हिंदी में क्या होता है, अक्सर था का प्रयोग कम करते हैं। ऐसा हुआ, वो वहाँ गया, फिर वो वहाँ से निकला, फिर पहुँचा, फिर स्पीच दिया, फिर समथिंग लाइक दैट, यू नो। हमारे एग्ज़ाम्स हुए, रिजल्ट्स लेट आए, रिजल्ट्स टाइम पे आए, सिलेक्शंस अच्छे हुए, लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, पूरी कोई घटना है जो आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तब आप इसका यूज़ करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे टाइम का अभी कोई सेंस नहीं है, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि घटना पहले की है, तब इस टेंस का प्रयोग करेंगे। पहला मूल प्रयोगी होता है। देखिए, कभी भी ऐसे सेंटेंस जिसका अपना अर्थ हो सकता है, जैसे आई डिड इट, मैंने ये किया, मतलब मैं भूतकाल की तरफ इशारा करूँ, और पास्ट में कभी किया। और अगर मैं कहूँ आई हैव डन इट, इसका मतलब मैंने अभी किया है, वर्तमान परिदृश्य में मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो जो आप लिखेंगे वही अर्थ है। तो जो आप लिखेंगे वही अर्थ है। ऐसी जो ओपन एंडेड लाइनें होती हैं उस पर कभी क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि ग्रामेटिकली दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मीनिंग कन्वे कर रही हैं। तो जहाँ पे इम्प्लाइड सेंस हो किसी भी चीज़ का, कुछ चीज़ें अपना अपना मीनिंग, अपना अपना अर्थ अगर कोई कन्वे कर रही हों, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ बनते हैं फिर? पहला तो ये हुआ, जैसे वी प्लेड द मैच, हमने मैच खेला। द क्लासेस गोट ओवर अर्ली, द क्लासेस गॉट ओवर अर्ली, क्लासेस जल्दी समाप्त हो गई। कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसी परिस्थिति में पहला रूल तो ये है कि भैया पास्ट की किसी घटना का जिक्र करना चाहते हैं। दूसरा ये है, अगर कोई पास्ट एडवर्ब दी हो तो निश्चित रूप से आप किसका प्रयोग करेंगे? जैसे पास्ट वर्ब यस्टरडे भी हो सकता है। अगो एक ऐसी एडवर्ब है जो केवल पास्ट सिंपल में यूज करते हैं जनरली, तो उसका अगो हुआ, या लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ, यानी कहीं ना कहीं समय ऐसा दिया होगा जो पास्ट का है। तो यहाँ पर जरूर कई बार क्वेश्चन बना देते हैं। पास्ट की तो एडवर्ब रख देंगे, यूज कोई और टेंस कर देंगे जहाँ पे आपको उसको थोड़ा चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी इनवाइटेड या हैज इनवाइटेड, them a week ago, a week ago, उसने उनको एक हफ्ते पहले इनवाइट किया। अब एक हफ्ते पहले इनवाइट किया तो अगो का प्रयोग हुआ, मतलब घटना निश्चित रूप से पास्ट की है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय हम यूज़ किसका करेंगे? पास्ट सिंपल का। बस ये एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। ये हमेशा एक ऐसा पहलू है या पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि अगर पास्ट की एडवर्ब दी हो, घटना भले ही पास्ट में हो गई, लेकिन हम यूज़ क्या करेंगे उसकी जगह? उसमें हम हमेशा ही प्रयोग करेंगे हमारा पास्ट सिंपल का। दूसरा जो पास्ट सिंपल का जो प्रयोग होता है इसके अलावा, वो होता है पास्ट हैबिट्स। अगला जो है पास्ट हैबिट्स, किसी की पास्ट की हैबिट हो, ठीक है। ही एट अ लॉट, वो बहुत खाना खाता था। पेटू था, एट अ लॉट, वो बहुत खाता था किसी ज़माने में। ही ऑलवेज डिस्टर्ब द क्लास, ही ऑलवेज डिस्टर्ब द क्लास। अब एक एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ है जो पॉइंट आउट करवाना चाहूँगा।
कई बार क्या होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल के यूसेज हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल के यूसेज में आता है कि भैया अगर ऑलवेज है, एवरीडे है, ऑफन है, एटसेट्रा रखा हो तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। तो लोग उसको एब्सोल्युटली समझ लेते हैं कि ये एडवर्ब केवल प्रेजेंट सिंपल में ही होंगी। ऐसा नहीं है, ये एडवर्ब किसी और टेंस में भी हो सकते हैं, पास्ट सिंपल में भी हो सकती है। इसमें यह है कि वहाँ पे वो किसी आदत या रोज़मर्रा की किसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसी घटनाएं पास्ट में भी हुई होंगी, पास्ट में भी कोई चीज़ किसी की आदत रही होगी या कोई एक्टिविटी यूजुअली हुई होगी, सामान्य तौर पे अक्सर होती रही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऑलवेज हुआ, ऑफन हुआ, यूजुअली हुआ, ऐसी जो एडवर्ब्स हैं वो आपकी पास्ट सिंपल में भी यूज हो सकती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये प्रेजेंट में ही यूज होंगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि कहाँ पे यूज हुई हैं और कहाँ पे यूज़ की जानी है इसको, और आप मीनिंग क्या देना चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसी स्थिति में इनका यूज़ करते हैं। और उसके बाद पास्ट हैबिट के बाद हम बात करेंगे अगले टेंस की, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। भूतकाल में कोई कार्य जारी रहा था, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे भी गए होंगे, आपके सामने घटित रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन भूतकाल में जारी होने की जो आप खबर देते हैं वो इसी टेंस से देते हैं। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, आप किसी से पूछ रहे हैं वो क्या कर रहे थे, वॉट वर दे डूइंग या वॉट वॉज ही डूइंग। मैं सिंगुलर ले लेता हूं वर्ब, वॉट वॉज ही डूइंग दैट टाइम, उस समय वो क्या कर रहा था। तो इस तरह की चीजें हैं। हाउ आर दे प्लानिंग, हाउ वर दे प्लानिंग, वो कैसे प्लान कर रहे थे। कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हुई उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए भी क्या करते हैं, आप पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अच्छा हाँ, एक पास्ट कंटिन्यूअस का जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है किसी की इरिटेटिंग या परसिस्टेंट हैबिट के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट में करते हैं वैसे ही। जैसे दे वर डिस्टर्बिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे उस समय, या करते रहते थे किसी समय में। तो कोई कार्य करता ही रहता था और आप उससे बहुत परेशान थे, इरिटेट थे, ऐसे कार्यों के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का। सो दिस इज वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। ये आपके दो यूसेज हैं। फिर आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, जब कोई कार्य ऐसा हो, जब कोई घटना घटी, उसके दौरान कोई दूसरी घटना घट रही थी, जारी थी, उसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई सॉ हिम, he was talking to his friend, farmers were agitating when the media reached there किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे जब मीडिया वहां पहुंचा। मीडिया जब वहां पहुंचा तो किसान आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे। इस तरह का आपका एक स्टेटमेंट है जहां पे एक घटना घटी तो दूसरी घटना हो रही थी। कई बार नैरेटिव में चौथा जो इसका यूज है, जो जनरली देखने में आता है, कई बार नैरेटिव के समय, किसके समय, जब आप कोई कहानी कह रहे हैं तो उस समय कोई घटना घटी थी लेकिन उसमें आप एक निरंतरता दर्शाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप कह सकते हैं। जैसे थिंग्स वर गेटिंग हैवियर
Things were getting heavier. Life was getting tougher. Life was going haywire. ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो haywire का मतलब अस्त व्यस्त। तो कोई चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं कि निरंतरता थी उसमें एक। It was getting darker. It was getting, थोड़ा सेंटी हो गए। It was getting darker. Things becoming heavier. Like the path was getting longer. तो कोई है जा रहा है कहीं पे, तो अंधेरा हो रहा था, चीज़ें भारी हो रही थी, कदम बोझिल हो रहे थे, हम चलते जा रहे थे। ऐसे के लिए हम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का वी वर वॉकिंग, इट वॉज गेटिंग डार्क, थिंग्स वर गेटिंग हैवी, थिंग्स वर गेटिंग हैवी, yet we were walking, yet we were, ये थोड़ा पोइटिक हो रहा है, yet we were walking, ये पोइटिक हो रहा है। अंधेरा हो रहा था, चीज़ें भारी हो रही थी, फिर भी हम चल रहे थे। ऐसा जब नैरेटिव आता है जहाँ पे आप एक निरंतरता है, एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, चौथी एक्टिविटी, ऐसी परिस्थितियों में हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे यूसेज किसके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। अब अगला आता है पास्ट परफेक्ट के प्रयोग। पास्ट परफेक्ट के प्रयोग की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट के प्रयोगों की बात करें तो पास्ट परफेक्ट वो है कि किसी कोई कार्य भूतकाल में किसी बिंदु तक पूर्ण हो चुका था। अब वो भूतकाल का बिंदु इस वर्तमान के तुरंत पहले का बिंदु भी हो सकता है और कोई डीप पास्ट बहुत पहले का बिंदु भी हो सकता है, लेकिन उस बिंदु से पहले कार्य पूर्ण हो चुका था, उसकी खबर देता है ये वाला पास्ट परफेक्ट। तो आप कहते हैं कि अंधेरा हो चुका था, दिन ढल चुका था, द नाइट हैज फॉलन, नाइट रात्रि हो गई थी, द नाइट हैड फॉलन, रात होने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन वाले ध्यान में रखें जो सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। रात घिर चुकी थी, रात घिर आई है, तो आई है तो मतलब प्रेजेंट, तो नाइट हैज़ फॉलन, द नाइट हैड फॉलन, तो इस तरीके का प्रयोग करते हैं हम। अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा इमोशन है, थोड़ा सा भाव है, तो लिखने का और सुनने का दोनों का आनंद है। तो रात्रि हो चुकी थी, रात्रि हो चुकी थी, पक्षी जो है पेड़ों पर बैठ चुके थे, बर्ड्स हैड सेटल्ड इन देयर नेस्ट्स, ऐसी परिस्थिति में जब आप उस बिंदु तक उसकी पूर्णता दर्शाना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ कई बार आप सिंपल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परिस्थिति पे डिपेंड करता है, कंटिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं, और मतलब जो रिक्वायरमेंट है पास्ट के किसी टेंस में। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब सीक्वेंस ऑफ टेंसेज की बात करते हैं, टेंसेज का जब सीक्वेंस होता है तो घटना अगर पास्ट की है, अगर पहली घटना जो प्रिंसिपल जो आपका क्लोज अगर वो पास्ट में है, तो बाकी जितने भी टेंसेज होंगे वो सभी के सभी टेंसेज आपके पास्ट में होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज को लेके। रात्रि हो चुकी थी, पक्षी अपनी घोंसलों में छुप चुके थे, ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उनके लिए आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपका ये टेंस है। अब एक पास्ट परफेक्ट के बारे में जो अक्सर जो देखने में आता है और जो एग्ज़ाम्स में जो पॉपुलर बहुत है, वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल, मैं स्टेशन पहुंचा, वो स्टेशन पहुंचा, भाई स्टेशन पहुंचा, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। वो पॉइंट क्या कहता है, वो पॉइंट एक सिंपल सी चीज़ कहता है कि कोई अगर घटनाएं, दो घटनाएं पास्ट में घटित हुई
और उन दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतराल है, गैप है, तो जो घटना प्रेजेंट में हुई है, जो प्रेजेंट के नज़दीक है, वो तो पास्ट सिंपल में होगी, और जो घटना उससे पहले घटित हुई है वो पास्ट परफेक्ट में होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उसकी जब हम बात करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अक्सर लोग इसको आफ्टर वेक और बिफोर के साथ यूज़ करते हैं। ये व्हेन के साथ भी यूज़ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वाइल के साथ भी यूज़ हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा कनेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अपन व्हेन के साथ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आफ्टर बिफोर पीपल टेक इट अलॉट, टिल अंटिल के साथ भी इसका यूज हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स यू नो हाउ यू यूज इट। तो पहला है आपका, जब मैं वहां पहुंचा, तो ये पहुंचने वाला, जा चुकने वाला हम नहीं लेंगे। हम ये, आप ये कह सकते हैं जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, तो या तो उसका कार्य कंटिन्यू था या वो कुछ कर चुका था। जब मैंने उसे देखा तो वो अपना बैग उठा चुका था। When I saw him, अब देखिए, मेरा देखने का और बैग उठाने की दो घटनाओं का जिक्र कर रहा है। तो कह रहा है जब मैंने देखा तो वो बैग उठा चुका था। इसका मतलब ये है कि बैग उठने की जो घटना है वो पहले हुई है और देखने की बाद में। तब आप बोलेंगे व्हेन आई सॉ हिम ही हैड पिक्ड अप हिज बैग। जब तक उसे माली ने रोका वो फूल तोड़ चुका था। इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं। तो चुका है, चुकी, चुका था, फूल तोड़ने के लिए वर्ब प्लग का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन में जनरली क्या होता है कि जो वर्ब होती हैं उसके बारे में कन्फ्यूजन हो जाता है। लोगों को ये तो पता होता है कि बड़े सेंटेंसेज में क्या प्रयोग करना है, लेकिन जब बात आती है सामान्य रोज़मर्रा की घटनाओं के, अंगुली कटवा ली, फूल तोड़ दिया, साइकिल खड़ी कर दी, ऐसे में लोगों को कई बार वर्ब नहीं मिलती। तो ऐसी परिस्थिति के लिए मैं ले रहा हूँ व्हेन या ही हैड plucked the flower when the gardener yelled at him, उस पे चिल्लाया, लेकिन तब तक तो काम हो चुका था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं गार्डनर जब तक चिल्लाया, रोकने का मैं नहीं यूज़ कर रहा, चिल्लाने का ले रहा हूँ। जब तक गार्डनर उस पर चिल्लाया तब तक वो फूल तोड़ चुका था। एक बात। दूसरा ये है, आप ये कह सकते हैं आफ्टर बिफोर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ही हैड प्लक्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर yelled at him। इस तरीके से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। द पेशेंट the patient had died before the doctor administered the injection। डॉक्टर ने इसको जब तक इंजेक्शन दिया तब तक पेशेंट जा चुका था। इसी को अगर आफ्टर का प्रयोग करके लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। द पेशेंट डाइड, मान लीजिए घटना ऐसी है जिसमें इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट मरा है। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर had administered
द ड्रग और द इंजेक्शन, जो भी आप कहना चाहें। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर बिफोर का कुछ लोगों ने एक रूल भी रटा हुआ है, आई वुडेंट रिकमेंड दैट, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट फिर भी अगर आप इसको चाहते हैं कि ठीक है यूज़ करें, बिफोर का प्रयोग होता तो लेफ्ट साइड में परफेक्ट, राइट साइड में ये सिंपल, वो जनरलाइजेशन लोग कुछ कर लेते हैं। मैं कहता हूँ बचना चाहिए। येट हावेवर, क्योंकि कई बार क्या होता है बिफोर से, बिफोर वाले पार्ट को पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि टाइम क्लॉज है तो टाइम क्लॉज को पहले भी रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार लिखने पढ़ने में। तो ऐसी स्थिति जब लिखने पढ़ने में आ जाए और पहले कोई किसी चीज़ को रख ले, तो ऐसी परिस्थिति में हमें इनका प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद आपका अगला जो आता है वो परफेक्ट के बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ का, कि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में जारी रहा था, तो इसके बारे में एक ही तरह का स्टेटमेंट पर्याप्त है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शी हैड बीन टेकिंग ड्रग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यूसेज जो है आपके मोटा मोटी के एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आज करवा रहा हूं। यूसेज पूर्ण होने के बाद कल से क्वेश्चन आएंगे टेंसेज पे आधारित और कुछ मॉडल्स पे आधारित। तो मॉडल्स की मैं थ्योरी नहीं बताने वाला हूं आपको, मॉडल्स की मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, बस छोटे मोटे थ्योरी जो बीच में आएगी। मॉडल्स की मैं सीधी एक्सरसाइजेज करवाऊंगा आपको। तो एक्सरसाइजेज अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको आपकी उसमें मदद कर सकते हैं आरएस में। शी हैड बीन टेकिंग ड्रग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से वो ड्रग्स लेती हुई आ रही है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल क्या कहता है श्रीमान? फ्यूचर सिंपल ये कहता है कि कोई कार्य भविष्य में घटित होगा, बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल से बाहर है, घटना का घटित होना तय है, घटना होगी, घटना होगी। ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर सिंपल। यू विल ask for help, तुम सहायता मांगोगे जब जरूरत पड़ेगी। The teacher will teach us the topic, गिवन टाइम पे तय है कि आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? फ्यूचर सिंपल में आती हैं। आई शैल नॉट लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो क्या आते हैं? फ्यूचर सिंपल में आते हैं। अच्छा श्रीमान, फ्यूचर सिंपल की एक खास बात और है। फ्यूचर सिंपल में जो कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो जिसको हम अलग अलग टेंसेज से, घटना भविष्य की है लेकिन उसे अलग अलग टेंसेज से दर्शाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में कहा कि जो आधिकारिक रूप से तय कार्यक्रम हैं, ऑफिशियली गेजेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा में होती हैं, अभी हुई नहीं है भविष्य में होंगी। आज की ट्रेन जिस समय पे जाएगी उसी समय पे जाएगी, लेकिन उस ट्रेन के आने जाने का जो है वो प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में ही
बताया जाता है। एक चीज़ तो ये है, तो भविष्य में होगा लेकिन प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग। किसी का पर्सनल अरेंजमेंट है वो आपका हमेशा किस में दर्शाया जाएगा, कंटिन्यूअस में या गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव के साथ दर्शाया जाता है। लेकिन दो भविष्य की घटनाएं इसके अलावा, ये परिस्थिति है, इसके अलावा दो भविष्य के घटनाक्रम ऐसे और होते हैं जिनके लिए अलग तरह के आपको यूज़ करना होता है। जैसे किसी को कुछ करना है भविष्य में, जैसे आप कहें कि मुझे पढ़ाना है, उसे भोजन करना है, कुछ भी, कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ भी, ऐसी परिस्थिति में आप जो स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे वो हमेशा करेंगे बी की फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव का, बी की फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच। एक ऑब्जेक्टिव का सेंस भी होता है, इसमें हमेशा एक उद्देश्य की तरफ भी इशारा करेगा। उसे भोजन करना है, ही इज टू हैव हिज मील, उसे अपना भोजन करना है। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें कुछ किसी को कुछ करना है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, ये वाला इस तरह के जो स्टेटमेंट आए, ठीक है, उस पे अगर ऑब्लिगेशन हो, क्या हो, ऑब्लिगेशन हो, तो आप यूज करेंगे मॉडल हैव टू का। और अगर यहाँ पे आपको ये दर्शाना हो कि किसी का ये उद्देश्य है, बाध्यता नहीं है, तब आप प्रयोग करेंगे बी प्लस इन्फिनेटिव का। किसी को कुछ करना था, पास्ट भी हो सकता है, मुझे पढ़ाना था, आई वॉज टू टीच, उसको खाना खाना था, ही वॉज टू हैव हिज मील, तो पास्ट में भी ये पॉसिबल है, फ्यूचर में कभी पॉसिबल नहीं होगा। फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज का। दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज आती हैं वो आती हैं निकट भविष्य में कुछ घटित होने वाला है, आप जाएंगे और तुरंत कुछ घटित होगा, अभी अभी कुछ घटित होने वाला है, उसको बताने के लिए आप प्रयोग करेंगे बी प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी बी अबाउट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं आप। क्लास शुरू होने वाली है, द क्लास इज अबाउट टू कमेंस, इज अबाउट टू कमेंस। कमेंस क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड आ जाता है, ठीक है। अरे वो तो जाने वाला है, मतलब विदा होने वाला है दुनिया से, तो आप बोलेंगे ही इज अबाउट टू डाई। शुभ शुभ बोलना चाहिए, लेकिन एक स्टेटमेंट है, वाक्य है। हिंदी अनुवाद में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश के अनुवाद में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो निकट भविष्य में होने वाली घटना है, ये निकट भविष्य के लिए आता है, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बी प्लस अबाउट टू का हम प्रयोग करते हैं। अभी अभी कुछ घटित होता है, हाँ, इसका पास्ट वर्जन भी हो सकता है, कुछ घटित होने वाला था, होने ही वाला था, तब आप करेंगे was about to, were about to, the class was about to commence, they were about to start something, they were about to board the train, वो ट्रेन में चढ़ने वाले थे कि something happened और the bomb went off और कुछ भी। तो इस तरीके से जो निकट भविष्य में कुछ होने वाला है, भले पास्ट के निकट भविष्य में कुछ होने वाला था, उस स्थिति में बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दैट्स इट। ये आपका इस तरह के स्ट्रक्चर में आपका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के अनुवाद में कुछ होने वाला है, कुछ होने ही वाला है, इस तरह के प्रयोग में हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्रांसलेशन करते समय बी प्लस अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है श्रीमान, ये आपका एक अगला पॉइंट है जो आपको देखना है। अब उसके बाद आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बाई प्लस टाइम का प्रयोग भी हो सकता है। इस समय तक तो कुछ हो रहा होगा, या बाय दिस टाइम, बाय दैट मोमेंट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिना उसके भी हो सकता है। जैसे
दे विल बी प्लेइंग, वो तो खेल रहे होंगे। ठीक है। इस समय कल मैं आपके घर के पास से गुजर रहा हूँगा। आई शैल बी पासिंग बाय योर हाउस, आई शैल बी पासिंग बाय योर हाउस by this time tomorrow। कल तो इस क्षण तक में या इस समय तक मैं आपके घर के पास से गुजर रहा हूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या बोलेंगे कि इस तरह की जो है कुछ हो रहा होगा, तो विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट, कोई कुछ कर चुका होगा। अब इसमें क्या होता है, बाय प्लस टाइम का प्रयोग भी हो सकता है और बाय द एंड ऑफ टाइम का प्रयोग भी हो सकता है। बाय द एंड ऑफ सम मंथ और टाइम और समथिंग प्लस टाइम का प्रयोग भी हो सकता है। ऐसे कई बार स्टेटमेंट में आता है कि अगले महीने के अंत तक तो ऐसा हो चुका होगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी क्लासेस पूरी कर चुका हूँगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव कंप्लीटेड द क्लासेस या फिनिश द कोर्स। ठीक है, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी जनरली ये स्ट्रक्चर होता है प्रयोग में। अब ये जनरली तब हम प्रयोग करते हैं जब आप तय है, निश्चित है कि ऐसा हो चुका होगा, जब आप ये संदेश देना चाहते हैं ऐसा, तब आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई कार्य भविष्य में शुरू होकर भविष्य में जारी रहेगा। सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 साल से या 2016 से मैं कहीं काम कर रहा हूँगा। आप दावा कर सकते हैं किसी के बारे में भी, ही हैज़ बीन सर्विंग, या आई एम सॉरी मैंने कंटिन्यूअस प्रेजेंट का यूज़ कर लिया। ही फ्यूचर में he will have been serving in the army since February 2022। So that's how it is। तो ये आपके सारे के सारे टेंसेस के यूसेस हैं। कल से हम ट्रांसलेशन चालू कर देंगे। जितनी भी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं टेंसेस के हिसाब से मैंने बता दिए। एक दिन हम थोड़ा सा समय निकाल के, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम ये एक जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव पैसिव का, उसको भी देखेंगे। उससे सारी एक टेबल से पूरे को समझ लेंगे। फिर उसके अनुवाद, उसमें क्या गलती आती है, उसमें किस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं आपको करेक्ट करने को मिल सकते हैं आरएस के एग्ज़ाम में, वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, धन्यवाद।